नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 3 मूर्तियों का वर्चुअल अनावरण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लघु उद्योग भारती के उद्यमी सम्मेलन में भाग लिया। अडानी मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठन से जांच करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। दौसा में एम्बुलेंस चालक की बड़ी लापरवाही आई सामने। एम्बुलेंस में मरीजों की जगह जूते चप्पल भरकर लाने का वीडियो हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से शहर में 3 स्थानों पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर, स्मृति वन व मुख्य गांधी बाजार में स्थापित की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का वर्चुअल अनावरण किया। साथ ही शांति व अहिंसा विभाग की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया गया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने उदयपुर से इस कार्यक्रम में संबोधन करते हुए कहा कि इससे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन युवा पीढ़ी तक पहुंचेगा तथा उनके सत्य, अहिंसा, सौहार्द के पथ पर चलने व महात्मा गांधी के विचारों से आमजन व युवा पीढ़ी अवगत हो पाएगी। मूर्ति अनावरण पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी, जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी को नमन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति अनावरण अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ब्रह्मलाल जाट, जिला परिषद सीईओ डॉक्टर शिल्पा सिंह, नगर विकास न्यास सचिव अजय आर्य सहित गांधी विचारक व जिला स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज ये भीलवाड़ा को बहुत बड़ी सौगात दी है 3 मूर्तियों की। और मैं रामलाल जी जाट साहब और धीरज जी गुजर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जुड़ करके हमारा हौसला बढ़ाया। और मैं जिला कलेक्टर महोदय आशीष मोदी साहब का और प्रशासन का और न्यास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कलेक्टर साहब ने जो एक रुचि दिखाई और उनके सहयोग से ये सब काम साकार हो सका। और मैं सभी को गांधी जीवन दर्शन समिति के जितने भी जुड़े हुए साथी हैं, संयोजक, सह संयोजक भाई राजेश जी चौधरी और ब्लॉकों के अंदर जो संयोजक, सह संयोजक और इस प्रोग्राम में जो भी प्रशिक्षण शिविर में जुड़े हैं और आज के दिन जो पधारे हैं, सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम के बाद में दोनों जगह गांधी बाजार में और वहाँ भी हम जाएंगे स्मृति वन में गांधी की मूर्ति को माल्यार्पण करने। धन्यवाद। जय। जिले में 3 जगह कलेक्ट्रेट में, स्मृति वन में और गांधी बाजार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल रूप से और महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। और अभी 2 दिन पहले ज़िले में जो महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया था, उसमें भी लोगों को महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और उनके जीवन से हमें जो सीख मिलती है उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके बारे में सेमिनार आयोजित किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उस सेमिनार के लिए और ज़िले में 3 गांधी जी की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अक्षय त्रिपाठी जी ने ये आइडिया लेकर के आए और इसको फास्ट एग्जीक्यूट कराया हमने पूरी टीम ने मिल करके, जिससे कि हम ज़िले में सभी युवाओं को खास करके महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित कर पाएंगे। केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य व उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर दोपहर में भीलवाड़ा पहुंचे। श्रीनाथ जी के दर्शन कर आए मंत्री गोयल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की सेवा में समर्पित संगठन लघु उद्योग भारती द्वारा नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कॉन्फ्रेंस का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था व निर्यात में MSME व टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नवीन अवसर था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योग केवल सरकार पर ही निर्भर रहेंगे तो सफल नहीं हो सकते। शहर में टेक्सटाइल पार्क की मांग का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसका कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं तो हम इस पर विचार करते। मंचासीन उद्यमियों ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, सस्ती बिजली, सब्सिडी, एयरपोर्ट सहित अन्य सुविधाएं मांगी। समारोह में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम ओझा, प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ आदि मौजूद रहे। सर, MSME के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? बहुत सारे हमारी स्कीम्स हैं, जैसे हमने पहले IPDS की स्कीम चलाई थी, टफ स्कीम वर्षों से हमने सहूलियतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके। SITP स्कीम चली, बहुत सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, समर्थ के नाम से कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्कीम चली। एक प्रकार से वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चिंता की है और 9 वर्ष से
वस्त्र विभाग की जो समस्याएं आई हैं उसको समाधान करने के लिए हमें आदेश देते रहे। अभी बहेरिया जी बता रहे थे जैसे जीएसटी में, और जीएसटी आप जानते हैं केंद्र सरकार अकेले नहीं, सब राज्य सरकारें मिलके उसको तय करती हैं। तो राज्य सरकारों ने मिलके तय कर दिया था कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा टेक्सटाइल से। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जब वो आया, उस समय मैं कुछ समय के लिए वित्त विभाग देख रहा था। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि इसको ठीक किया जाए, और सुभाष जी को याद होगा उन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। टफ्स की स्कीम में भी जो यूनिट से टेक्सटाइल अपग्रेडेशन में अपना निवेश किया उनको सहायता मिली, और उसके कारण आज भारत में वास्तव में हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े हैं। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8-8.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। और मुझे लगता है कि भिलवाड़ा से भी हमने अभी थोड़ा बाहर जाना चाहिए। भारत की मार्केट में तो हम बहुत बड़ा प्रसिद्धि से काम कर रहे हैं, यहाँ से निर्यात भी हो रहा है, पर मेरा मानना है कि भिलवाड़ा का निर्यात आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 10 गुना बढ़ सकता है। इतनी काबिलियत और इतनी यहाँ पे लोगों में क्षमता है, इतना कौशल है, इतनी संभावनाएं हैं। और मैं तो आज सब वस्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से यही आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि हम हमारी स्कीमों का भी, समर्थ की स्कीम का इस्तेमाल करें। क्यों सिर्फ 3,000 लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया गया? हमने यहाँ पे 1 लाख लोगों को ट्रेन करना चाहिए भिलवाड़ा में। नए लोगों को नौकरी मिलेगी, नए लोगों का कौशल विकास होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन कवर करनी चाहिए, जिससे फार्म टू फॉरेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में रॉ मटेरियल भी उत्पादन हो, देश में फैब्रिक भी बने, देश में फाइबर भी बने, फैब्रिक भी बने, आगे चल के फॉरेन से भी जुड़ने के लिए जो फैशन लाना पड़ेगा उसको भी यहाँ पे जोड़ा जाए। मुझे लगता है निफ्ट का कैंपस भी है राजस्थान में, उसमें हमारे राजस्थान के बच्चे जाएं, बड़ी संख्या में जाएं, तो मैं उसमें उसको और एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ का प्रस्ताव आए राज्य सरकार से तो हम भिलवाड़ा में एक निफ्ट का एक्सटेंशन कैंपस खोल सकते हैं, यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का एक्सटेंशन काउंटर खोल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर राज्य सरकार थोड़ी और चुस्ती दिखाए तो भिलवाड़ा का भी भला होगा, भिलवाड़ा के उद्योग का भी भला होगा। एमएसएमई की कई योजनाएं हैं, पर यहाँ से कुछ थोड़ी एंथुजियाज्म से के साथ प्रपोजल्स आए, प्रपोजल्स क्लियर हो। राज्य सरकार मेरे हिसाब से अपने ही उलझनों में इतनी व्यस्त रहती है कि उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसएमई और वास्तव में जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, निवेशक को लाने के लिए जो एक उत्साह दिखना चाहिए, वो उत्साह दिखता नहीं। सर जीएसटी को, पेट्रोल डीजल को लेकर भी कह रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा, इसलिए पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो रहा, आम आदमियों को राहत नहीं मिल रही है। गहलोत, जो राहुल गांधी भी लगातार हमने बहुत दरख्वास्त की है, अगर राजस्थान की सरकार और जो विपक्षी अन्य राज्य की सरकारें हैं वो भी अगर सहयोग दें, और क्योंकि यूनानिमसली हम डिसाइड करना चाहते हैं, जीएसटी के सब फैसले यूनानिमस होते हैं अधिकांश, तो अगर ये सब सरकारें भी मिल जाएं और जो उनके नेता है इस राज्य की सरकार के जो प्रमुख नेता हैं वो रोज जीएसटी के खिलाफ अगर बयानबाजी ना करें, उल्टे समझे कि पूरा उद्योग जगत खुश है, उपभोक्ता खुश है। कहाँ 30-35 अलग अलग प्रकार के रिटर्न टैक्सेस का बोझ पड़ता था उपभोक्ता पे और उद्योग पे, उसको सम्मिलित करके एक टैक्स नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया। इतनी सहूलियत देने के बाद वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि जनता और उद्योग किस दिशा में खुश है और वो कुछ अलग ही दिशा में चल रहा है।
सर एक सवाल है सर, समर्थ को लेकर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि समर्थ को लेकर इंडस्ट्री किसी तरह का कोई रुझान नहीं दिखा रही है, इसके लिए सर क्या करना चाहिए केंद्र सरकार? रुझान तो है लेकिन रुझान बढ़ाए, ऐसा मेरी दरख्वास्त है। सरकार क्या योगदान करती है एमएसएमई के लिए, जितना सबसे बड़ा देश का प्रधान देश, फिर एमएसएमई का सरकार से क्या योगदान करती है? मैंने अभी अभी बताया एमएसएमई की भी अलग अलग योजनाएं चलती हैं। टेक्सटाइल समझता हूँ कि ओवरऑल एमएसएमई फोकस हमारी सरकार का प्रयास भी रहता है केंद्र में, लेकिन आपको जरूर, आप सब मीडिया के बंधु हैं, आपको ध्यान होगा कि राज्य और केंद्र सरकार जब दोनों मिलकर काम करते हैं तभी उद्योग तेज गति से बढ़ते हैं। और अगर आप निवेशकों को डरा दें, निवेशक भारत में आते हैं और अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, पर राजस्थान में नया निवेश नहीं आता, उसके पीछे राज्य सरकार को जरूर चिंता करनी चाहिए। अडानी भी यहाँ सर यहाँ जमीन अडानी मामले की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी गठन से जांच करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच जेपीसी से या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग की है। जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि अडानी मामले को लेकर हिडन वर्क रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद पूरा देश केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष लगातार संसद में यह मुद्दा उठा रहा है और जेपीसी गठित कर जांच करने की या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ना तो इस पर कोई चर्चा करना चाह रही है और ना ही जेपीसी से इसकी जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना मापदंडों के अडानी को लोन दिया गया, एलआईसी के हजारों करोड़ों रुपए का निवेश कर दिया गया, जिससे एलआईसी के इन्वेस्टर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुभाष गर्ग ने कहा कि जेपीसी की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं बीबीसी पर हुई छापेमारी को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसी के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस संवाददाता सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर भी और जिस तरह से इंटरनेशनल एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं अडानी जी को लेकर के, और जिनके कॉरपोरेट हाउसेज में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई का इन्वेस्टमेंट है, और उसको लेकर के आपने देखा होगा कि उनकी जो संपत्तियां थी उनको लेकर के इश्यूज उठाए गए हैं। शेल कंपनियां जो बनाई गई हैं, जो टैक्स हेवन जो कंट्री हैं, उनके माध्यम से, शेल कंपनियों के माध्यम से जो पैसा यहाँ से जा रहा है और वापस पैसा यहाँ आ रहा है, उसको लेकर के इशू उठाए गए हैं। तीसरा एक इशू ये है कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जिस तरह से दबाव बना करके और उन एयरपोर्ट्स को, सारे एयरपोर्ट्स का संचालन जो दे दिया गया है, उसको लेकर के इश्यूज हैं। इसी तरह से एनर्जी को लेकर के, फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी को लेकर के भी जो है इशू उठाए गए हैं। तो उसमें विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस लीड कर रही है। राहुल गांधी जी ने भी क्वेश्चंस उनसे किए हैं, आपने देखा होगा ट्विटर के माध्यम से, वो पूरी फेहरिस्त लिस्ट मेरे पास है। इनको लेकर के पूरा देश ये जवाब मांग रहा है। आपने देखा होगा एक बार इसी तरह के इश्यूज उठे थे, केतन कारिक और स्टॉक एक्सचेंज में वो हुए थे, जब कांग्रेस की भी सरकार थी, उसके बाद वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने बिना झिझक के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें जिसकी सरकार है उसके भी एमपी होते हैं, विपक्ष के भी एमपी होते हैं, और बड़ी इंटेंसिव वो जांच करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के वो पार्लियामेंट्री कमेटी काम करती है। तो विपक्ष ने ये संसद में मुद्दा उठाया कि भाई आप जेपीसी गठित कर दीजिए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष के इसके बार बार अनुरोध के बावजूद भी चर्चा ही नहीं करना चाहते। एक इतना बड़ा, आप स्वयं सोचिए, एलआईसी में आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर जितने भी नवरत्न हैं, जिनमें हैवी जो है गवर्नमेंट की सेविंग्स ही जाती है और देश की सेविंग्स जाती है, चाहे एलआईसी हो, एसबीआई हो, या जो नवरत्न है आईओसी है, या बीपीसीएल है, एसपीसीएल है, इनमें पैसा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होता है और फिर फर्दर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कुछ रेटिंग के आधार पर करते हैं कि मार्केट की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, किस आदमी की क्या कैपेसिटी है, उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एलआईसी में जो हजारों करोड़ रुपए लोगों का जमा है, एक आम आदमी का जमा है, और एलआईसी बिना क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट्स को अध्ययन किए हुए
और इसकी अडानी जी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया। क्या रेटिंग एजेंसी के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट किया? नहीं किया गया। इसी तरह से एसबीआई बैंक के माध्यम से जो लोन दिलवाए गए वो पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते थे, इसके बावजूद भी लोन दिलवाए गए। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा बॉम्बे एयरपोर्ट का या एयरपोर्ट्स का। जेबीजी और जीएमआर दो कंपनियां काम कर रही थी, आपने ध्यान होगा, और उन पर एक दबाव बनाया गया कि आपको जो है ये उनको जो लाभ दिया गया कि बिना अनुभव के, एक कमेटी बनी थी उसमें ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया था कि बिना किसी अनुभव के जिसको एयरपोर्ट संचालन का अनुभव हो उसको ही जो है ये ठेके दिए जाए, जो कि संचालन की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले, कुछ मतलब 10-15 दिन पहले ईडी के छापे पड़ते हैं जेबीजी और उन पर, और उसके बाद वो बॉम्बे एयरपोर्ट का और उस सबका जो है ठेका जो है वो ले लिया जाता है। तो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से जो दबाव बना करके किसी भी कॉर्पोरेट हाउसेस को, कोई भी हो XYZ, उसको जो लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है वो इस देश के हित में नहीं है। देश का प्रत्येक छोटा इन्वेस्टर ये मान रहा है कि भाई ये जांच तो करे, सेबी ने भी जांच नहीं की है। नहीं, अदरवाइज आपने देखा होगा पहले भी इस तरह के कोई भी इस तरह के हुआ है, चाहे वो केतन पारिक का हो, हर्षद मेहता का हो, कमेटियां बनी हैं, लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह सरकार मौन है, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं देश की सरकार से, सरकार के मुखिया जी से, कि आप ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता, एक एक पाई का हिसाब दूंगा, तो मेरे को समझ नहीं आता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करने में क्या दिक्कत है। एक बेसिक क्वेश्चन है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी केवल कांग्रेस के लोगों की नहीं है, या सपा के लोगों की नहीं है, या बसपा के लोगों की नहीं है, या कम्युनिस्टों की नहीं है, उसमें सारा ज्वाइंट फॉर्मेशन होता है, और जिसकी सरकार होती है उसके ज्यादा है, उसमें एमपी होते हैं। तो आज जो संवाददाता और मिलकर जो मुख्य उद्देश्य मेरा यह है कि एक एक चीज है और इसका जवाब आप देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, कोई इसको बात ही नहीं करना चाहता है। कोई भी किसी भी केंद्रीय मंत्री का कोई भी आप देखिए कहीं भी, अदरवाइज छोटा इश्यू हो जाता है, केंद्रीय मंत्रियों की फौज आ जाती है और राज्यों में भेज दी जाती है, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। लेकिन इस मुद्दे पर यह कि भाई आम इन्वेस्टर ठगा सा महसूस कर रहा है। किसी भी कॉर्पोरेट हाउस की एक साथ वैल्यू 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपए कम हो जाए, LIC का इन्वेस्टमेंट 32,000 करोड़ रुपए डूब जाए, जिस LIC में आम कॉमन मैन का इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब ये जांच का विषय तो है। अगर वो नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो स्थिति है बड़ी गंभीर स्थिति है। और मैं इसका उदाहरण इसलिए दिया मैंने वाजपेयी जी का, बीजेपी के ही थे वो वाजपेयी साहब, और उन्होंने बिना बेझिझक जेपीसी की मांग स्वीकार। माननीय राहुल गांधी जो बोले वो अंश और काट दिए जाते हैं, वो असंसदीय तो नहीं होते, अनपार्लियामेंट्री शब्द तो नहीं है कि जिसके आधार पर उनको काटा गया। तो मतलब ये जो क्या है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है, डिक्टेटरशिप है। भाई अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायपालिका भी अपना काम करती है, विधायिका भी अपना काम करती है, कार्यपालिका भी काम करती है। तो न्यायपालिका ही तो मैं सुप्रीम कोर्ट जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने थोड़ा सा कॉगिस लेते हुए कहा कि हम आपके द्वारा नाम दिए गए साहब, एक लिफाफा दिया जाता है कि भाई हम कमेटी बना देंगे, ये है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ये आपको मालूम है, कह रही हम आपके द्वारा जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वयं अपने स्तर पर बनाएंगे। तो एक सबसे बड़ी बात है कि भाई आप हमें जो एजेंसीज है जिस तरह से काम कर रही हैं, और आज आए दिन देख रहे हैं आप क्या कारण है। कुछ दिन पहले ईडी की छापा पड़ता है, जब तो वो आरोपी होता है, और अब 4 साल होते हैं उसके बाद उस केस को कुछ नहीं होता है, विड्रॉ हो जाता है या साइलेंट उस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ये जो इनके ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से जो लोकतंत्र में काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और जो देश के पैसे को ठग रहा है। शेल कंपनियां, ईडी को अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए। भाई जो पैसा यहां से जा रहा है शेल कंपनियों के माध्यम से, और शेल कंपनियां जो टैक्स हेवन आप समझते हैं कि जहां टैक्स नहीं है वहां पैसा ट्रांसफर करके वापस वही कंपनियां उस पैसे को कहां भेज रही हैं, मालूम तो पड़ जाएगा ना। और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी लाइन की बात नहीं है, इसमें देश के एक ऐसा वित्तीय मुद्दे की बात है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात है, और इन कॉर्पोरेट और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिसमें सरकार का पैसा होता है, हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस जो है उस पैसे का विनियोग करते हैं। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टमेंट करती हैं
चाहे वो कोई भी सरकारी एजेंसी जब इन्वेस्टमेंट करती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो क्रेडिट के पैरामीटर, हम भी लोन जाते हैं, आपने देखा होगा, तो बैंक लोन का जो पैरामीटर उसके आधार पर तय करती है आपको लोन दिया या नहीं दिया जाए। लेकिन यहां क्या किया कि बिना उनकी राय को ध्यान में रखे हुए और वो जो है फंडिंग करवाई गई। आपको ध्यान है एसबीआई का भी है, ऑस्ट्रेलिया का मामला आपको है, फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ग्रीन एनर्जी को लेकर के कहा था कि हम 50 बिलियन अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, उसने अपने हाथ खींच लिए हैं, अब उसका पता ही नहीं है। 1-2 महीने पहले वो करीब यहाँ 6 महीने पहले एक घोषणा होती है और 6 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूवल दे देती है। पहले एक स्टेटमेंट आता है कि भाई अडानी ग्रुप इस हाइड्रो एनर्जी में प्रवेश करेगा और इसके बाद 6 महीने बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी डिसाइड कर देती है। तो ये क्या है? तो ये जो काम हो रहा है कि पॉलिसीज को बनाने का काम कॉर्पोरेट हाउसेस की राय के आधार पर और फिर पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा है, ये देश के हित में नहीं है, आर्थिक विकास के हित में नहीं है। अभी भी आया कि भाई अभी कल परसों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को युवाओं व आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए गुरुवार को प्रदेश में 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लोकार्पण व उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रमों में भीलवाड़ा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का लोकार्पण, अजमेर में महात्मा गांधी स्मृति उद्यान का उद्घाटन, शांति अहिंसा विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण व चित्तौड़ में गांधी दर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ते हुए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि गांधी जी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन महत्वपूर्ण साबित होंगे। कार्यक्रम में वीसी के दौरान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता, जिला कलेक्टर ओपी बुनकर मौजूद रहे। सबसे पहले कार्यक्रम जो है वो भीलवाड़ा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी है, अजमेर में महात्मा गांधी पार्क का लोकार्पण भी है और शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण है और गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर जो चित्तौड़ में चल रहा है उसका समापन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ये खुशी की बात है कि 4 कार्यक्रमों को आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा समापन हो किया जा रहा है। भाइयों, 2 अक्टूबर 2019 को देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया था। इस अवसर पर प्रदेश में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज इस मूर्ति का अनावरण जो भीलवाड़ा में हो रहा है, नगर विकास न्यास के द्वारा बनाई गई है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष के उपलक्ष्य में 10 लाख रुपए खर्च करके इन 3 स्थानों पर, जिला कलेक्ट्री परिसर पर, स्मृति वन उद्यान में और गांधी बाजार में ये प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जिससे कि सौंदर्यीकरण का काम भी किया, एक तरह से सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया है। भीलवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के तहत आम जन को आवागमन में राहत देने के लिए 52 करोड़ 34 लाख की लागत से राजीव गांधी रिंग रोड पर आरओबी का निर्माण करवाया गया। सांगनेर उपनगर को भीलवाड़ा शहर से जोड़ने के लिए कोठारी नदी के लिए भी राशि 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। भीलवाड़ा को जो है काफ़ी कुछ मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में भी दिया है और राशि भी जारी की गई है। उद्यान का लोकार्पण जो हुआ है अजमेर स्मार्ट सिटी के द्वारा 6 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण किया गया है, जिसमें कि 600 मीटर में ओपन एयर थिएटर है और 400 मीटर की में पार्किंग है और 336 वर्ग मीटर में वाटर बॉडी है, लाइब्रेरी है, प्रदर्शनी के स्थल है, कैफेटेरिया है, पाथवे है तथा लैंडस्केपिंग व सौंदर्यीकरण के साथ साथ गांधी स्मृति उद्यान विकसित किया गया है। उद्यान में महात्मा गांधी की 15 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा चरखा गांधी जी की जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को दर्शाती है और 3D मुराल संदेश लगाए गए हैं।
डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना सर्किल में एक होटल व्यवसायी ने बिछीवाड़ा थाना अधिकारी और थाना पुलिस द्वारा मासिक हफ्ता मांगने और हफ्ता ना देने पर होटल व्यवसायी और होटल में नाश्ता करने आने वाले ग्राहकों को थाने पर बुलाकर तंग करने का आरोप लगाया है। होटल व्यवसायी रामचरण लबाना के मुताबिक आए दिन पुलिसकर्मी होटल पर पहुंचते हैं और थाना अधिकारी द्वारा मासिक हफ्ता लेने के लिए आना बताते हैं। बीती रात भी 2 पुलिसकर्मी होटल पर पहुंचे और मासिक हफ्ता मांगने लगे। काफी देर पुलिस वालों से बहसबाजी करते हुए रामचरण ने गुरुवार सुबह थाना अधिकारी से मिल हफ्ता देने की बात कही, जिस पर पुलिसकर्मी होटल से चले गए। यह सारी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रामचरण ने दोनों जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचारी बिछीवाड़ा थाना पुलिस से रक्षा की मांग की है। आज एसपी साहब को किस तरह से ज्ञापन देना है आप? ये होटल पे रोज रात को आके हमको डराते हैं, धमकाते हैं, पैसे की मांग करते हैं। नहीं देने पे हमको खींच के पकड़ के जबरदस्ती ले जाने की मांग करते हैं। चलो होटल रात की 2 बजे मेरे से बंद करो, यूँ करके हमारे को डेली डराते धमकाते रहते हैं। तो हम 10 दिन हो गए लगा। कौन से थाना? बिछीवाड़ा थाना, CI अनिल देवल। डेली इनके 5-6 शादी वर्दी में बेचते हैं, डेली खींचा खींची फेटा फेटी करते हैं। तो आपकी होटल किस चीज़ की है? चाय पानी नाश्ते की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह। इससे पहले भी कहीं वारदात की क्या उन्होंने? पहले 10 दिन हो गए लगातार। 10 दिन से डराते धमकाते बंद करवा के चलाते हैं। मेरे से बदतमीजी की, पहले मेरे भाई को भी बंद कर दिया और मेरे से आए दिन बदतमीजी करते हुए कस्टमर को भगा देते हैं। वहाँ अहमदाबाद से लोग, यात्री लोग आते हैं, मजदूर लोग वहाँ चाय पीते हैं, नाश्ता लेते हैं, उनके पैकेट वगैरह हम रखते हैं तो उनको भगा देते हैं। और कल तो ऐसा 2 दिन पहले तो 1-2 बाइक वाले को उठा लिया, बेचारे गरीब आदमी मजदूरी काम करके आ रहे तो चोरों यूँ करके उनको थाने में बंद कर दिया ले जाके। आपका नाम? रामचरण। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज चौहान की बेरहमी से हत्या के विरोध में एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आहोर के अभिभाषक संघ ने गुरुवार को उपखंड कार्यालय से अपनी मांगों के चलते नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और हत्यारों को फांसी देने की नारे लगाए। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं करती है तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस दौरान बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के साथ सभी सदस्य मौजूद रहे। साहब, आज किस कारण को लेकर आपने ये रैली निकाली? जोधपुर में जुगराज जी, जो कि एडवोकेट थे हमारे जुगराज जी चौहान, जिनकी सरेआम सड़क पर चाकू से और पत्थरों से हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद सरकार ने उनके परिवार की और उनके रिश्तेदारों की अभी तक न तो सुध ली है, न ही उनके प्रतिनिधि भेजे हैं। और छोटी मोटी घटनाएं होती है उसमें सरकार 2 घंटे में घोषणाएं कर देती है कि इनको इतना मुआवजा और उनके परिवार को इतनी सहायता, जबकि जुगराज जी की सरेआम चाकू घोंप कर हत्या की गई जिसमें उनका निधन हो गया है। अभी तक सरकार ने कोई इनकी सुध नहीं ली है। इसी के कारण हम ये चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे जिससे हमको सुरक्षा मिल सके। क्योंकि हम पैरवी करते हैं जिसमें कई प्रकार के भांति के लोग होते हैं, एक पक्ष खुश होता है तो एक पक्ष नाराज होता है, हमेशा ऐसी परिस्थितियां बनी रहती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे, नहीं तो हम भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी पूरी जवाबदारी सरकार की रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके उपरांत भी अगर राज्य सरकार आपकी इन मांगों को पूरी नहीं करती है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे हमारा उग्र आंदोलन रहेगा जिसमें हम प्रयासरत रहेंगे पूरी, जैसे हमारी आगे से हमारे एसोसिएशन से जो भी आता है निर्णय के इस प्रकार का क्या करना है उस हिसाब से हम चलेंगे। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना,
अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने गुलाब बाग में इवनिंग वॉक करने वाले व्यापारी से चाकू की नोक पर आईफोन व डिजिटल वॉच लूटने वाले बदमाश को महज 12 घंटे में गिरफ्तार करते हुए आईफोन और आई वॉच बरामद किए हैं। भोपालपुरा थाना क्षेत्र के शिव पार्क कॉलोनी निवासी अवी डेम्बला ने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि बीते दिन शाम के समय गुलाब बाग वॉक के लिए गया था। तभी कमल तलाई के अंतिम छोर पर एक लड़का पता पूछने के बहाने आया और अचानक उसने चाकू निकालकर उसके पेट पर लगा दिया। उसने पैसे मांगे, पैसे नहीं होने पर आईफोन और डिजिटल वॉच लूटकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिस पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले बदमाश गौतम शर्मा को उदयपुर स्थित पैरागॉन गली से गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ की। पूछताछ में गौतम ने घटना करना कबूल किया, जिस पर पुलिस ने उसे आईफोन और डिजिटल वॉच बरामद की और मामले में अग्रिम जांच जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता जुगराज चौहान की निर्मम हत्या के मामले को लेकर पिछले 6 दिनों से चल रहा गतिरोध अभी भी जारी है। गुरुवार को लगातार चौथे दिन राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रखा। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने झालामंडी स्थित राजस्थान हाईकोर्ट भवन के गेट नंबर 5 के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने बुधवार को प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद आज से न्यायिक कार्य बहिष्कार वापस लेने का निर्णय लिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष निखिल डुंगावत और संयुक्त सचिव मानविंदर ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से समझाइश करने के लिए हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी के साथ अन्य अधिवक्ता हाईकोर्ट आने वाले अधिवक्ताओं से हड़ताल के समर्थन का आह्वान कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया और 6 थानाधिकारी सहित करीब 200 पुलिस जवानों को हाईकोर्ट में तैनात किया गया। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि पिछले 6 दिनों से अधिवक्ता जुगराज चौहान का शव मोर्चरी में रखा है, लेकिन प्रशासन की ओर से सुलह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। जोशी ने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने, अधिवक्ता जुगराज चौहान के परिवार को आर्थिक सहायता देने और सरकारी नौकरी देने की मांग पूरी नहीं होगी तब तक अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। हमारे साथी जुगराज जी वकील साहब का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और उनकी लाश मोर्चरी में पड़ी है और प्रशासन जो है उनमें सेंसिटिवनेस खत्म हो चुकी है, कठोर हो चुके हैं और सीएम साहब को मिलने के बाद भी उन्होंने हमारी कोई मांग पूरी नहीं की है। हमने कहा कि इस घर में 2 मर्डर हो चुके हैं, पहले वाले बेटे का भी इन्वेस्टिगेशन वापस ओपन किया है। अरे वकील साहब रुक जाओ। तो ऐसी सूरत में है वकील साहब को मुआवजा मिले और उसके बाद उनके एक नौकरी लगावे और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो मुख्य मांगे हैं मुख्य मांगों में
अभी तक सरकार ने जो परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया है, उनके घर में से किसी भी नौकरी नहीं दी है, इसलिए आज छठे दिन स्वैच्छिक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार है और 6 दिन से यहाँ जोधपुर के अंदर सारे वकील जो है धरने पर बैठे हैं और जब तक ये कानून व्यवस्था जोधपुर की नहीं सुधरेगी, जब तक आम आदमी और अब तो हद हो गई। एक वकील को दिन दहाड़े मुख्य सड़क बदवाशा के ऊपर चाकू से कूदकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से सीएम साहब की खुद की विधानसभा, उनके खुद के वार्ड में इस तरह के अपराध हो रहे हैं और उसको जो है प्रशासन रोकने में नाकाम रह रहा है। राजस्थान की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। जब सड़कों पर वकील आता है तो समझ लीजिए कि कानून व्यवस्था क्या होगी। आज इस शहर का, जोधपुर शहर का आम नागरिक सुरक्षित नहीं है तो फिर, और उसके अलावा उनको रक्षा करने वाला, उनको न्याय दिलाने वाला, उनकी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाला वकील भी सुरक्षित नहीं है। हम जो संघर्ष कर रहे हैं ये आम जनता के लिए कर रहे हैं, जोधपुर शहर की अमन शांति कायम करने के लिए कर रहे हैं और सोमवार को जोधपुर के अंदर सारे संगठनों की आज मीटिंग है दोपहर में और चक्का जाम किया जाएगा। जोधपुर बंद का आह्वान किया गया है, वो आह्वान पूरा अच्छी तरह से हम निभाएंगे, जोधपुर बंद करेंगे। प्रदेश के दौसा में एम्बुलेंस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एम्बुलेंस में मरीजों की जगह जूते चप्पल भरकर लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल ये मामला दौसा विधायक कोटे से खरीदी एम्बुलेंस की दुर्गति का है। एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जगह जूते चप्पलों का परिवहन करती नजर आ रही है। एम्बुलेंस चालक की करतूत के इस वीडियो में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पैसों के लालच में एम्बुलेंस में जूते चप्पल भरकर लाया गया। उदयपुर के गोगुंदा में हाल ही में तोड़ी गई भगवान परशुराम की मूर्ति से ब्राह्मण समाज आक्रोशित है, जिसके चलते कोटा में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा और घटना का विरोध जताया। ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी और विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज बंधु कोटा संभागीय आयुक्त कार्यालय पर जुटे और संभागीय आयुक्त को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संयोजक अनिल तिवारी ने बताया कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की और समय रहते न्याय नहीं किया तो ब्राह्मण समाज बड़ा आंदोलन करेगा। वहीं कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के शासन में ऐसे हालात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, अन्यथा ब्राह्मण समाज पूरे राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन करेगा। कि हम ब्राह्मण समाज को दबा देंगे तो गलतफहमी है। सरकार भी कान खोलकर सुन ले। हमारे इष्ट देव की जिसने मूर्ति तोड़ी है उसको आपने गिरफ्तार नहीं किया, कार्रवाई नहीं करी, पुनः मूर्ति वापस स्थापित नहीं करी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी तो संपूर्ण राजस्थान का ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा और यदि नहीं हुआ कार्रवाई तो हम सब लोग गिरफ्तारी देंगे। इस घटना को लेकर आज संपूर्ण लोगों में रोष है, क्योंकि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के ही पूज्य नहीं है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप में समस्त जाति धर्म के लोग उन्हें बड़े सम्मान के साथ देखते हैं और ये हमारे हिंदुस्तान की विशिष्टता रही है, विशेषता रही है कि हमने आपस में बहुत सारी संस्कृतियों, जातियों, धर्मों को मिलाकर इस देश का जो संस्कृति बनी है वो अपने आप में इतनी विशिष्ट है कि जहाँ सबका सम्मान और आदर है, परंतु कोई एक ऐसी दबंग ऐसी सरकार जो इन सब चीज़ों का ख्याल रख सके, उसके अभाव में ये सारी घटनाएं मेरा मानना है कि चल रही है। यदि इस घटना की कोई स्पष्ट कार्रवाई या ढील सरकार ने की तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन सरकार के सामने होगा, उग्र आंदोलन बिल्कुल होगा। बांसवाड़ा जिले में इन दिनों वृहत कृषि बहुउद्देशीय सरकारी समिति लैंपस चुनाव में तेजी से चहल पहल बनी हुई है, जहां लैंपस संचालक मंडल के सदस्यों व पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु सहकारी समिति द्वारा जिले में 5 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिससे 4 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। राज्य सहकारी समिति के 4थे चरण के चुनाव में आज तलवाड़ा पंचायत समिति में निर्वाचन अधिकारी नारायण लाल मीणा द्वारा 12 वार्ड में चुनाव प्रक्रिया करवाई गई, जिसमें 8 वार्ड में
निर्विरोध सदस्य चुने गए और 4 वार्ड में चुनाव प्रक्रिया कर सदस्य चुने गए, जिसके पश्चात वृहद कृषि बहुउद्देश्य सरकारी समिति लैंपस तलवाड़ा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित कर लिया गया। आज तलवाड़ा लैंप्स के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। तलवाड़ा लैंप्स के कुल 12 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 8 वार्ड पहले से ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। कल 4 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 4 वार्डों के उम्मीदवार निर्वाचित हुए और इसके बाद आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कुल 4 आवेदन आए, जिसमें अध्यक्ष के लिए 2 और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 आवेदन आए, जिनका मतदान शांतिपूर्वक हुआ। उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए केला चंद्र सन ऑफ जयंतीलाल जी निर्वाचित हुए और उपाध्यक्ष पद पर राजेंद्र मकवाना निर्वाचित हुए हैं और इनसे आशा है कि इनका तलवाड़ा लैंप्स का जो कार्यकाल है सफलतापूर्वक पूरा होगा और तलवाड़ा लैंप्स किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए नई बुलंदियों को प्राप्त करें। तलवाड़ा कार्यकारिणी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपकी पोस्ट चुनाव प्रभारी। मैंगलोर में 20 से 22 फरवरी को आयोजित हुई अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जोधपुर जय नंद व्यास विश्वविद्यालय के खिलाड़ी अरशान खान ने इतिहास रचते हुए लगातार 2 वर्ष 2022 और 2023 स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा रोशन करेसिया ने रजत पदक जीता। वहीं मोहम्मद अकरम ने 5वां स्थान प्राप्त किया। सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके कोच प्रदीप बारासा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 3 मूर्तियों का वर्चुअल अनावरण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लघु उद्योग भारती के उद्यमी सम्मेलन में भाग लिया। अडानी मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठन से जांच करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। दौसा में एम्बुलेंस चालक की बड़ी लापरवाही आई सामने। एम्बुलेंस में मरीजों की जगह जूते चप्पल भरकर लाने का वीडियो हुआ वायरल। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।